हे गाइस, वेलकम टू द रिवर्सिबल। सो दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो आइसोमेराइजेशन होने वाला है। और ये जो इस पूरा जो सीरीज़ चला है जो हमारा पेट्रोलियम रिफाइनरी का, वो इसका एक लास्ट सीरीज़ है। ठीक है, तो मैं आशा करता हूँ ये पूरी सीरीज़ आप देखने के बाद मुझे नहीं लगता आपके रिफाइनरी का कोई भी यूनिट आपसे छूटेगा। और जो छूटता भी है तो वो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से उतना इम्पोर्टेंट नहीं होगा। ठीक है, जो कि IOCL पूछता है। ठीक है, तो ये जो चीज़ मैं करा रहा हूँ तो इससे आपसे ये मैं तो बहुत ज़्यादा डिटेल में करवा रहा हूँ। जो मैं नोट्स दे रहा हूँ आपको बहुत ही ज़्यादा डिटेल्स में, तो आपसे इतना कुछ नहीं पूछने वाला है और आपको इतना पढ़ना भी नहीं है जितना कि मैं पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, लेकिन हाँ, अगर जो आप ये पूरा अच्छी तरीके से पढ़ते हैं तो अब मैं आप श्योरिटी दिलवा रहा हूँ कि आपको एक बहुत अच्छा नॉलेज हो जाएगा रिफाइनरी का। ठीक है, ओके। सो अभी के जो जो आपको पढ़ाता हूँ उसमें आपको सिर्फ टेम्परेचर, प्रेशर, यही सब याद करना और कौन सा कैटलिस्ट यूज़ होता है। क्योंकि वो आपसे प्लांट से नहीं पूछने वाला है कि कैसा रिएक्टर हम यूज़ करते हैं, वो सब नहीं पूछेगा आपसे। ठीक है, क्योंकि एक सिंपल कंस्ट्रक्शन नहीं होता है कोई भी रिफाइनरी का। ठीक है, कोई भी एक यूनिट का, तो वो आपसे रिएक्टर वगैरह नहीं पूछेगा, किसी किसी चीज़ में पूछ लेता है जो कि बिल्कुल जनरल सा हो। ठीक है, तो डिस्टिलेशन कॉलम या वीडियो कॉलम के अलावा वो ज़्यादातर, या पैक्ड कॉलम के अलावा वो ज़्यादा कोई भी कॉलम के बारे में वो पूछते नहीं हैं। ठीक है, जहाँ तक मतलब मैंने जो पेपर दिया उसका एक्सपीरियंस लेकर के मैं बता रहा हूँ। ठीक है, अभी जो आपको मैं बता रहा हूँ, आपको टेम्परेचर, प्रेशर, कैटलिस्ट का नाम, कितने पे ऑपरेट होता है और वो काम क्या करता है। ठीक है, और वो क्या बनाता है, तो इतना चीज़ आपको याद रखना है। ठीक है, मैं एक बार फिर से रिपीट करता हूँ। टेम्परेचर, प्रेशर, कैटलिस्ट का नाम, उसका फीड क्या होता है और वो बनाता क्या है। ठीक है, बस आपको इतना याद रखना और कुछ नहीं याद रखना। तो हमारा जो टॉपिक है अभी आइसोमेराइजेशन है। ठीक है, तो देखिए आइसोमेराइजेशन एक्चुअल में होता क्या है। तो आइसोमेराइजेशन का जो रोल होता है, जैसे कि नाम से हम लोगों ने 11th 12th में, या फिर आपने पढ़ा होगा 9th में, पता नहीं है कि नहीं है 9th 10th में। तो 11th 12th में तो ऐसा था कुछ कि मतलब इसमें क्या होता है कि वन मोलिकुलर स्ट्रक्चर को जो है एक अदर मोलिकुलर स्ट्रक्चर में उसको चेंज करता है। आइसोमेराइजेशन क्या, आइसोमेराइजेशन इज प्रोसेस इन्वॉल्व इन द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द वन मोलिकुलर स्ट्रक्चर टू अनदर विदाउट लूजिंग इट्स एटम। मतलब वो अपने एटम को लूज़ नहीं करता है। ठीक है, अगर जो मान लीजिए इस तरफ आपका 10 कार्बन है तो आपको आगे चल के भी आपको 10 ही कार्बन मिलेंगे और हाइड्रोजन भी उतने मिलेंगे। बस वो क्या करता है, अपने स्ट्रक्चर को चेंज कर लेता है। जैसे कि मान लीजिए अभी लीनियर है तो वो क्या करेगा, आइसो आइसो ब्यूटेन, आइसो पेंटेन, है ना, इस तरीके से बना लेगा। मतलब जैसे कि अभी हमारा प्रोडक्ट अभी बिल्कुल लीनियर चेन है, यहाँ पे कार्बन 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 अटैच है। ठीक है, तो ये आपका लीनियर पैराफिन चेन है। तो वो बाद में जैसे बनाएगा तो ये तो रहेगा ही, अब यहाँ से भी ये नाइट्रो कार्बन अटैच कर सकते हैं। ठीक है, तो मतलब हम क्या करते हैं इसमें बेसिकली जो अ, ये स्ट्रक्चर है उसमें चेंज ले आता है। अब उसमें चेंज लाने से क्या होगा, जो हमारा नेप्था होता है, नेप्था की जो क्वालिटी होती है ना वो इंक्रीज, क्योंकि हमें पता है कि अगर जो जो हमारा ऑक्टेन नंबर में अगर जो थोड़ा सा एरोमेटिक्स वगैरह होते हैं तो वो क्या होता है, उसकी क्वालिटी इंप्रूव करता है। या उसका डिफरेंट स्ट्रक्चर होता है, मतलब कंबाइंड टाइप का स्ट्रक्चर होता है, तो वो थोड़ा इंप्रूव करता है। तो इसी इसी काम को हम करने के लिए क्या करते हैं, इसमें जो है हम लोग इसका स्ट्रक्चर में चेंजेस लाते हैं, जिसके कारण उसका जो फ्यूल की जो क्वालिटी है वो अपग्रेड हो जाता है और उसको हम ऑक्टेन नंबर को इनक बूस्ट करने में हमें काफ़ी मदद मिलती है। ठीक है, तो ये चीज़ आइसोमेराइजेशन मैंने बता दिया, ये एक्चुअल में होता क्या है। ठीक है, थोड़ा सा और पढ़ लेते हैं इसमें क्या लिखा है कि सिंस आइसोमर में डिफर ग्रेटली इन फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी, आइसोमेराइजेशन ऑफर पॉसिबिलिटी कन्वर्टिंग लेस डिजायरेबल कंपाउंड इनटू आइसोमर विद डिजायर। मतलब एक कोई भी एक लेस प्रोडक्ट को हाई प्रोडक्ट में ये कन्वर्ट करता है। इन पर्टिकुलर कन्वर्ट इन एन पैराफिन को आइसोपैराफिन। अब देखिए ये मेनली क्या कन्वर्ट करता है, एन पैराफिन को आइसोपैरा। मतलब कि कोई एक नॉर्मल सिंगल चेन है जैसे कि मैंने आपको बताया, तो आइसो पैराफिन में वो बना देगा। अगर जो इंक्रीज करेंगे तो इंक्रीजिंग द ऑक्टेन नंबर ऑफ द हाइड्रोकार्बन स्ट्रीम। द मेन फील्ड ऑफ द एप्लीकेशन आइसोमेराइजेशन का क्या होता है, एक तो ब्यूटेन को आइसोब्यूटेन में कन्वर्ट करते हैं रिफाइनरीज में। ठीक है, पेंटेन एंड हेक्सेन को हायर ब्रांच आइसोमर में चेंज करते हैं। ठीक है, सिंगल से। ओके, तो ये चीज़ आपको पता चल गया कि क्या होता है। ठीक है,
अभी देखिए कि सिंस ब्रांच आइसोमर हैव दी हायर एंटीनोक क्वालिटी, मतलब अगर जितना ज़्यादा एंटीनोक क्वालिटी किसी फ्यूल का ज़्यादा होगा तो वो जो हम कार या गाड़ी चलाते हैं तो उसमें ढक ढक की आवाज़ करती है, वो थोड़ा कम, मतलब नोकिंग जो है वो कम प्रोड्यूस होगा। तो नोकिंग कम प्रोड्यूस होगा तो हमारा इंजन जो है वो अच्छी तरीके से उसमें फ्यूल जो है बर्न होगा, जिसके कारण हमें नोकिंग की जो टेंडेंसी वो कम हो जाएगी। तो वो सारे फ्यूल के ऊपर डिपेंड करता है। आप देखते हो कि मार्केट में आपको दो टाइप का फ्यूल मिलता है। एक तो आपको मिलता होगा एक रेगुलर पेट्रोल, और एक मिलता है प्रीमियम पेट्रोल। तो प्रीमियम पेट्रोल का ऑक्टेन नंबर जो है जनरली ज़्यादा होता है, 95 तक होता है उसका, ठीक है, 93 टू 90। और जो रेगुलर होता है उसमें 90 टू 91 के अराउंड होता है, 92 भी होता है कहीं कहीं, ठीक है। तो इस तरीके, तो अगर जो आप एक प्रीमियम पेट्रोल आप यूज़ करते हो तो उसका जो फ्यूल की जो क्वालिटी वो काफ़ी अच्छा होता है, तो आपका इंजन भी काफ़ी कम नोकिंग करेगा, और आपका जो माइलेज है वो गाड़ी का वो भी ज़्यादा अच्छा मिलता है, ठीक है। ओके। सो ये जो है, ये वाली जो लाइन आप देख रहे हो, ये थोड़ा हिस्ट्री है पहले कि कब कैसे आइसोमेराइजेशन यूनिट सेटअप हुआ, तो वो आप देख लेना। ये आइसोमेराइजेशन का किसी को डायग्राम चाहिए तो ये चीज़ आप वो देख सकते हैं कि किस तरीके से इसमें डिफाइंड किया गया है। कि सबसे पहले एक ब्यूटेन जो है हमारा फीड आता है, ठीक है, फिर उसके बाद डी स्टेबलाइजेशन यूनिट में जाता है, यहाँ से फिर वो डी स्टेबलाइज़र में जाता है, फिर यहाँ से वो हीट होकर के मेकअप, ये मेकअप गैस होता है कि अगर जो कम होता है तो हम उसको दोबारा डाल देते हैं, फिर उसके बाद आइसोमेराइजेशन रिएक्टर में जाता है, फिर फीड को हीट करके फाइनली स्टेबलाइज़र में डालते हैं, ऊपर से गैस निकल जाता है और नीचे से हमें जो हाई क्वालिटी गैसोलीन है वो हमें यहाँ से फाइंड आउट हो जाता है। किसी को अगर जो डेफिनेशन में दिक्कत हो तो मैंने यहाँ लिख दिया एक ईजी लैंग्वेज में कि एक्चुअल क्या होता है। तो आइसोमेराइजेशन यूनिट कन्वर्ट करता है लाइट नेप्था को इनटू में हायर वैल्यू गैसोलीन में, है ना, ब्लेंड स्टॉक बाय द चेंजिंग इट्स मोलिकुलर शेप, है ना, रेजिंग इट्स ऑक्टेन नंबर, उसके एक्टिव नंबर को इंक्रीज़ कर देता है, ठीक है। अभी मैंने जैसे कि बताया कि कैटलिस्ट इंपॉर्टेंट है, तो कैटलिस्ट तो मुझे ये मिला नहीं, लेकिन एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से यही कैटलिस्ट आपसे पूछेगा और कोई भी कैटलिस्ट नहीं पूछने वाला है। तो कैटलिस्ट आपसे पूछेगा कि आइसोमेराइजेशन में कौन सा यूज़ करना है, तो एल्यूमिनियम क्लोराइड आपको बताना है AlCl3। टेम्परेचर भी मैंने यहाँ लिख दिया कि टेम्परेचर 230 से 240 होता है, और प्रेशर जो हमारा 13 से 30 बार के बीच में होता है, ठीक है। ओके। अब एक और पूछेगा कि आइसोमेराइजेशन का एक दूसरा नाम है, उसको क्या बोलते हैं, तो आइसोमेराइजेशन सिंस हाइड्रोजन का भी प्रेजेंस में होता है तो हाइड्रो आइसोमेराइजेशन हम उसको बोलते हैं। तो सिंगल शॉर्ट फॉर्म में हम हाइसोमर भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, हाइसोमर, ठीक है। तो हाइसोमर भी हम उसको बोला जाता है, तो ये चीज़ आपको याद रखना है। ओके। सो अभी मैंने जैसे कि और एक और है कि जो कैटलिस्ट होता है वो फंक्शन का, उसमें एक जियोलाइट वो टाइप का कैटलिस्ट होता है, ठीक है, जिसमें प्लेटिनम भी कंजिस्ट होता है। तो इस टाइप के भी कैटलिस्ट को जो है यूज़ की जाती है, ठीक है, क्योंकि ये ज़्यादा स्टेबल होते हैं। तो ओके, महंगा कैटलिस्ट ना स्टेबल होता है, ये कोई बड़ी बात नहीं, ठीक है। ओके। सो अभी मैंने यहाँ पे टेम्परेचर भी मेंशन कर दिया है, ठीक है, और ये सब जो पॉइंट्स आपको हाईलाइट दिख रहा है ये इंपॉर्टेंट नहीं है, तो आपको इसमें जो है नहीं पढ़ना है, ठीक है। ओके। सो अभी देखिए कि कंक्लूजन देख लेते हैं कि कंक्लूजन में भी कुछ भी नहीं है कि नाउ ए डेज मैनी रिफाइनरी आर लुकिंग इनटू द आइसोमेराइजेशन process to add potential extra value complementary to the platforming process directly. Both the platforming and isomerization process work hand in several days. C5 paraffin tends to the crack away in the platformer but give high upgrading in the isomerization. तो बस इसके अपग्रेडेशन को लेकर के अभी ये जो है अभी रिफाइनरीज या फिर R&Ds वगैरह है, इस पर काम चलते रहता है, और ये अपने जो भी मतलब ऑक्टेन नंबर को बूस्ट करने के लिए और क्या क्या कैटलिस्ट हम इसमें यूज़ कर सकते हैं, वो चीज़ हम इसका वो रिसर्च चलते रहता है, ठीक है। तो ये हमारा लेक्चर था। अब हमारा जो है बिल्कुल जो रिफाइनरी का था वो बिल्कुल अच्छी तरीके से कंप्लीट हो चुका है। अगर जो आपको लगता है कि ये टॉपिक छूट गया है तो आप मुझे बताइए, आपको लगता है कि इम्पोर्टेंट है तो वो मैं वो करवा दूंगा, ठीक है। ओके। सो क्योंकि मेरे नोट्स में भी यही था, इसके अलावा और कुछ भी नहीं है, मैंने अपना नोट्स जो है पूरा का पूरा आपको जो मुझे मिला था वो मैंने आपको पूरा अच्छी तरीके से करवा लिया है। और आई होप गाइज, अब देखिए आपको नेक्स्ट टाइम अब वो करना क्या है। अब देखिए आपने इतना पढ़ लिया, ठीक है, पढ़ने के बाद क्या है, आज से आप क्या कर लीजिए, रिवीजन चालू कर लीजिए, ठीक है। मतलब आपने जितना भी पढ़ा अब आपको एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं पढ़ना है, ठीक है। तो एक हफ्ता आप पूरा रिवीजन को दीजिए। अब रिवीजन आपको कैसे करना है, जो मैंने नोट्स दिया है वो पहले पूरा पढ़ लीजिए, जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उसमें डले हुए, क्योंकि IUCL क्या करता है ना, वो क्वेश्चन को रिपीट करता है, मतलब सभी तो नहीं लेकिन मोस्ट ऑफ दी क्वेश्चन जो है ना आपको रिपीटेड मिलेंगे। तो अगर जो आप मान लीजिए आपके एग्ज़ाम में मान लीजिए कि
आपसे 80 क्वेश्चन पूछा है, तो उसमें से करीब नहीं तो 20 क्वेश्चन जो ऐसे हैं जो अदर अदर रिफाइनरी से, या 20-25 क्वेश्चन जो ज़्यादा भी रिपीटेड नहीं, इतना क्वेश्चन तो आपको रिपीटेटिव मिलता है, ठीक है। और बाकी बाकी जो क्वेश्चन होते हैं वो क्या करता है, वो कॉन्सेप्चुअल बेस में, मतलब आप पढ़े तो हो लेकिन आपको ना वो सेम क्वेश्चन डिट्टो आपको बुक में या कहीं पे वो नहीं मिलता है, ठीक है। वो क्या करता है, थोड़ा सा उसका लैंग्वेज चेंज करके उसी चीज़ को पूछ लेता है। तो अब और लेकिन जो 20 से 25 क्वेश्चन होंगे वो बिल्कुल डिट्टो, बिल्कुल सेम टू सेम वही चीज़ बिल्कुल रख दिया जाता है, ठीक है। क्योंकि देखिए इतने क्वेश्चंस बनाना उनके लिए भी उतना पॉसिबल नहीं होता है, क्योंकि किसी भी क्वेश्चंस को बनाना एक लिमिटेशन होती है, ठीक है। उस लिमिट, अब मान लीजिए एक डिस्टिलेशन कॉलम, उससे आप पूरा खींच के बनाएंगे तो 50 क्वेश्चन निकलेगा। अब उसको आप कितना भी एक्सट्रैक्ट कर लीजिए, अब 50 से ज़्यादा नहीं निकल सकता है। तो वो लोग क्या करते हैं, उसको लैंग्वेज को इधर उधर करते करते हैं ना, उसको क्वेश्चन को बढ़ाते रहते हैं। तो आप अगर जो जैसे मान लीजिए डिस्टिलेशन कॉलम, उसके अगर अच्छी तरीके से आपको पता होगा हर चीज़ क्या है, तो वो आप सारे क्वेश्चन को आप इजीली जवाब दे सकते हैं, ठीक है। तो आपको ऐसा नहीं करना है। देखिए मैं अपने रियलिटी बता रहा हूँ, मेरे पास कोई ना, मैं एमसीक्यू बुक्स नहीं पढ़ता हूँ, ठीक है। मैं मतलब जो बुक्स होते हैं, जो मतलब मैं रियलिटी बताऊँ तो मतलब स्टार्टिंग जब मैंने पढ़ाई स्टार्ट किया था, तो मैं एक उस टाइम मुझे केमिकल इंजीनियरिंग तो किसी को भी नॉलेज स्टार्टिंग में नहीं होते, तो सिंपल बुक आती है गवाने की, तो मैंने के गवाने पढ़ा था, ठीक है। तो के गवाने में ना, मतलब मैं रियलिटी बताऊँ, वो यूनिट्स पे बहुत ज़्यादा ध्यान देता है के गवाने। तो यूनिट्स आपको ना बहुत अच्छा होना चाहिए हर चीज़ का, तो वो यूनिट्स अच्छा है तो वो उसलिए वो बुक मैं उसको अच्छा मानता हूँ। दूसरा कि उसमें जो लैंग्वेज वो बहुत ही सिंपल है। आप मैकेबे स्मिथ उठा लीजिए, हालांकि वो भी मैंने पढ़ा है, ठीक है, लेकिन आफ्टर द रीडिंग ऑफ द के गवाने, ठीक है, तो वो बुक पढ़ने के बाद ही मैंने मैकेब स्मिथ, मतलब आप पढ़ोगे तो बिल्कुल आपको ना एक क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा कि ये चीज़ क्यों हो रहा है। ज़्यादा एक्सप्लेनेशन के गवाने में नहीं है, लेकिन जो बाकी मैकेब स्मिथ या फिर ट्रेबोल आप पढ़ोगे, ठीक है, तो उसमें काफ़ी आपको डिटेल्स में वो चीज़ वो देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये सब था, लेकिन एक एग्ज़ाम नॉर्मली क्रैक करने के लिए आप गवाने और आप ओपी गुप्ता पढ़ सकते हो, क्योंकि मैंने भी देखा कि काफ़ी जो क्वेश्चंस हैं वो ओपी गुप्ता से आते हैं। तो क्योंकि हमारा मेन टारगेट तो रिटर्न में ज़्यादा मार्क्स लाना है, क्योंकि इंटरव्यू ख़राब भी हो जाएगा, तो अगर जो हमारा रिटर्न में मार्क्स होगा तो हम उसको क्रैक कर लेंगे, ठीक है। तो आज के टाइम में तो इंटरव्यू मैटर ही नहीं करता, बस आपका मार्क्स अच्छा होना चाहिए, ठीक है। और मार्क्स अच्छा होना चाहिए तो अब एनी कॉस्ट आपको आता है या ना आता, आप रट के लाओ या जैसे भी लाओ। अगर जो आपको लगता है कि आपको मार्क्स अगर जो रट करके आ सकता है, तो मैं बिल्कुल बोलूँगा कि आप रट लीजिए। बाकी इंटरव्यू में तो हम देख ही लेंगे, कोई दिक्कत ही नहीं है। तो पहले रिटर्न तो क्लियर हो, ठीक है, इंटरव्यू तो बाद में, बाकी उतना कॉन्फिडेंस फिर आ ही जाता है, ठीक है, ओके। तो इतना हो गया। तो इस तरीके से आप पढ़ाई कीजिए, जो जो मैंने आपको बताया है वैसे आप पढ़ेंगे तो मतलब श्योरिटी है कि वो चीज़ आपका क्लियर हो जाएगा, आप काफ़ी अच्छा स्कोर करें। रही बात नॉन टेक्निकल की, तो नॉन टेक्निकल ज़्यादा क्वेश्चन नहीं, मतलब 20 क्वेश्चन होता है जिनमें से मोस्टली जीके जीएस होता है। तो अब मैं उसमें क्या ही बताऊं कि कितना आपको क्या पढ़ना है। ज़रूरी नहीं कि मैं आप बताऊं और वो ना आए तो आप बोलोगे कि आपने ये पढ़ा है और ये आया नहीं। तो जीके का कोई वो नहीं है, एक बिल्कुल वाइड है। तो आप कितना भी पढ़ो कम है, लूसेंट, लेकिन अगर जो आप पूरा पढ़ते हो तो मैं गारंटी देता हूँ वो सारे एग्ज़ाम आप क्लियर कर लोगे, अगर जो जीके से रिलेटेड या जीके या जीएस से है तो, ठीक है, ओके। और उतना पढ़ना पॉसिबल भी नहीं होता है कि पूरा लूसेंट को आप रट जाओ, ठीक है। तो मैं बोलूँगा कि आप जीके या जीएस पे कम ध्यान दे करके आप टेक्निकल पे ज़्यादा ध्यान दीजिए, क्योंकि जीएस में आप बिल्कुल समय, अब अगर जो पढ़ने बैठे हो तो बिल्कुल मैं बोलूँगा मत पढ़िए, जो रिवीजन कर लिए वही पढ़िए, ठीक है, जीके जीएस में। और जो कि जो रीजनिंग और करंट अफेयर वगैरह, करंट अफेयर तो नहीं पूछता आईयूसीएल, रीजनिंग और मैथ पूछता है, तो रीजनिंग और मैथ पूछता है तो वो चीज़ आप कर लेंगे, वो बहुत इजी आता है, ठीक है। आप नॉर्मल, आपका भी मैथ स्ट्रॉन्ग हो, मैथ ठीक होगा तो आप कर लोगे, ठीक है। और रीजनिंग तो आप कभी पढ़े भी नहीं होगे फिर भी आप रीजनिंग कर लोगे, मतलब ऐसा क्वेश्चन पूछता है, ठीक है, ओके। तो ये चीज़ था, लेकिन अब अच्छे से तैयारी से। और मैंने, अच्छा हाँ, एक चीज़ और है, मैंने जो वोट करवाया था तो मैंने काफ़ी देखा कि उसमें बच्चे जो हैं, मतलब काफ़ी मुझे अच्छा वोट मिला, एबव 3 एबव, मतलब इतना वोट तो मुझे कभी मिलता ही नहीं था। तो थैंक यू, आप लोगों ने इतना शेयर किया वीडियो को। तो उससे क्या है, अपने आप ना जा करके जो मेरे कम्युनिटी में पोस्ट करता हूँ उसको आप देखा करो कि कितने बंदे ने कितना वोट किया। अब देखिए, अब मैं बिल्कुल 100% एक्यूरेसी तो नहीं दूंगा, लेकिन कुछ लोग क्या होता है, मतलब मोस्टली बंदे, अब चलिए 10% गलत वोट किए होंगे लेकिन 90% तो सही वोट करते हैं, ठीक है। तो इतना आप एक अंदाज़ा आपको लग जाए कि कहाँ पे कैसा कंपटीशन होने वाला है, ठीक है। बिल्कुल, क्योंकि इतना ज़्यादा वोट मिल चुका है, क्योंकि फॉर्म भी अब केमिकल इंजीनियरिंग में ज़्यादा बच्चे तो उतना होते नहीं है ना, तो इस वजह से उसके अकॉर्डिंग ना, मतलब
वोट ठीक ठाक मिला है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ओके, तो आप वहाँ पे देखेंगे तो आपको लगेगा कि चलिए ठीक है, मान लीजिए आप अपना देखते हैं कि 13% किसी में वोट मिला है, तो 13% मान लीजिए आप कैलकुलेट करें तो 60%, तो फिर भी एक आइडिया हो जाएगा आपको कि चलो यहाँ पे 660 है, तो मान लीजिए बच्चे अपेयर होंगे 600, ठीक है, ज़्यादा ज़्यादा तो इतना अपेयर होंगे। तो इस तरीके का आप एक अंदाज़ा लगा सकते हो। तो वोट आप देख लीजिए, उससे आपको लेवल का पता चल जाएगा कैसा लेवल होने वाला है। और किसी का भी आप एग्ज़ाम दीजिए तो वो आप मतलब अच्छा कर सकते हो, कि ऐसा ज़रूरी नहीं कि इस रिफाइनरी में अच्छा है, इस रिफाइनरी, सभी रिफाइनरी अच्छा है। आप अपने घर के पास देखो कि आपके नियर बाय कौन, देखो मैं तो यही सजेशन करता हूँ। कोई क्योंकि ना फिर क्या होता क्या है ना, मैंने बहुत लोगों को देखा है कि बंदे क्या करते हैं कि इधर उधर ज्वाइन, कोई साउथ चला गया, कोई कहीं चला गया, जा कर के ज्वाइन कर लेते हैं। फिर ना वो मतलब भले ही वो गवर्नमेंट जॉब हो चुका है उनका, लेकिन फिर भी वो ना जॉब के मतलब एग्ज़ाम देते रहते हैं कि मतलब मेरे होम टाउन में जॉब मिल जाए, घर के पास मिल जाए। तो ये चीज़ है, तो इससे अच्छा आप स्टार्टिंग ही अच्छा तैयारी रखेंगे तो आपका जॉब जो है बिल्कुल आपको मतलब नियर बाय होम ही आपको मिलेगा, ठीक है। तो आप एक एज ए स्टेबल आप अपने आप को कह पाओगे। तो ये चीज़ था दोस्तों, अगर जो आपको लगता है कि और मुझे किसी चीज़ पे वीडियो बने तो आप मुझे बताइएगा, मैं बना दूंगा, ठीक है। ओके, तो अब आज का जो लेक्चर है यहीं पे ख़त्म करता है। होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो, आपको काफ़ी हेल्प मिले इस एग्ज़ाम में। सो बेस्ट ऑफ लक दोस्तों, अच्छे से एग्ज़ाम देना। ओके, बाय बाय।